कल अपन एनिमल फिजियोलॉजी में तीन चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, अभी उसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेशन। ओके, अब सर्कुलेशन जो है इसका ये जो भी सिस्टम रहेगी, इस सब में जो टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं उसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को और दूसरा नाम क्या रहता है, वस्कुलर सिस्टम। अब ये जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम या वस्कुलर सिस्टम है, ये सिस्टम एनिमल में दो तरीके से काम कर सकती है। एक जिसको क्या कहेंगे अपन, ओपन वस्कुलर सिस्टम, एंड दूसरी रहती है क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। ओपन वस्कुलर सिस्टम यानी बॉडी में जो भी ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा, किसी एक फिक्स्ड ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी जो सिस्टम रहती है उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। ठीक है, ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ टिश्यू और बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, सो या सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि बॉडी की जो भी कैविटी है, इस कैविटी में ब्लड जो है वो फ्री फ्लोइंग रहेगा। ओके, एंड क्लोज सिस्टम वो रहती है जहां पे ब्लड फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट और एक क्लोज्ड नेटवर्क, और ये नेटवर्क किसका रहेगा, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, ये जो भी नेटवर्क रहेगा ये किसका रहेगा, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहेगा। सो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं तीन टाइप के रहते हैं, आर्टरी, उसके बाद वेन्स एंड कैपिलरी। अब ये जो भी ब्लड वेसल्स है ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहेंगे। सबसे बड़ी जो रहती है साइज में वो रहती है आर्टरी, जिसकी वॉल्स जो है बहुत थिक रहती है। दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जनरली क्यों बोला है, क्योंकि एक आर्टरी जो रहती है विच इज एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सो ये जो भी आर्टरी रहेंगी ये इसका धीरे धीरे ब्रांचेस बनते जाएंगे। सो आर्टरीज जो रहते हैं वो आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होंगे। सो मतलब पहले ये बड़ी वेसल्स, उसके बाद उसका क्या होगा, ब्रांचिंग। ओके, सो इस तरीके से यहां पे ब्रांचिंग होता है एंड अल्टीमेटली ये सभी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है वो क्या होगा, ज्वाइन होगा। ओके, सो यहां पे बीच में ये जो भी ब्लड कैपिलरी रहती है उनकी वॉल जो रहती है बहुत थिन रहती है। ओके, सो स्टार्टिंग कहां से होती है, एओर्टा, या एओर्टा इज वन ऑफ द आर्टरी। आर्टरीज जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होंगे। सो इसको एक आर्टेरियोल भी कह सकते हैं अपन। ये एक आर्टेरियोल जो रहता है वो किसमें डिवाइड होगा, बहुत सारे कैपिलरीज, एंड ये सभी कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन होके बनते वेन्यूल्स, और बहुत सारे वेन्यूल्स जो है वो मिला के क्या बनती है, वेन्स। ओके, अब इसमें से सबसे बड़ी वाली वॉल किसकी रहती है, आर्टरी की। उससे थोड़ी छोटी वॉल्स रहती है वेन्स की, और सबसे थिनेस्ट वॉल रहती है किसकी, कैपिलरी की। ओके, अब यहाँ पे थिन वॉल रहने का रीजन क्या है, अगेन जो रेस्पिरेशन में बताया था कि एल्वियोला के ऊपर जो भी ब्लड कैपिलरीज रहते हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है कि एयर में से जो भी ऑक्सीजन है वो सभी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो सके। सो वैसे ही अपनी बॉडी जो रहती है वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शुरू रहते हैं। हर केमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में बहुत सारे एनर्जी, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सब चीजें एक सेल में प्रेजेंट रहेंगी, या एक सेल से वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाना पड़ेगा। हर सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है और साथ में न्यूट्रिएंट या बायोमोलिक्यूल भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो ये सभी फंक्शन जो है ये कैरी आउट करने का काम किसका रहता है, वस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वस्कुलर टिश्यू जो ब्लड, क्योंकि इसको टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर लिविंग कहने का मतलब इसके अंदर सेल्स रहते हैं लाइक WBC एंड RBC। ठीक है, अब ये जो भी सेल्स रहते हैं
आरबीसी का मेन फंक्शन सबको पता है, दैट इज ऑक्सीजन कैरी करना, एंड डब्ल्यूबीसी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब ब्लड को अपन क्या कहते हैं, इट इज वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या रहता है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को या अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स या ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना, और एक प्रॉपर फंक्शनिंग या सिस्टम में जो भी फंक्शनिंग हो रहा है उसके हिसाब से उनकी हेल्प करना। सो इसको वस्कुलर को अपन वस्कुलर टिश्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये जो भी फ्लूइड है ये पूरे की पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इसकी इसीलिए ये जो भी कनेक्शन है ये हर सेल की तरफ या ज्यादा से ज्यादा सेल की तरफ प्रोवाइड होना चाहिए, इसलिए ब्लड कैपिलरीज जो रहती है थिन रहती है। अब इसमें से जो भी ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, वो डिफ्यूज होगा पर्टिकुलर सेल्स में। कैपिलरीज जिन भी सेल्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर आर्टिकुलेटेड रहेंगे, उन सभी सेल्स या टिश्यूज में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा न्यूट्रिएंट, देन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रिएंट में ही आए। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, क्योंकि अपने बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स रहते हैं, ठीक है, जो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स रहेंगे यानी जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहे हैं, ये सभी हॉर्मोन्स जो है, ये हॉर्मोन्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, जो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड। अब यहाँ पे ये जो भी कैपिलरीज की है, इनकी वॉल एक सेल से ही बनी रहती है, ठीक है। अब ये सभी के सभी ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो रहती है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कौन से सेल बनाते हैं, एपिथेलियम सेल, ठीक है, या एपिथेलियल सेल। सो ये जो भी एपिथेलियल सेल रहते हैं, सबसे बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू हुए जो अपने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं, और उनके शेप और फंक्शनिंग के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। सो ब्लड कैपिलरीज में जो भी एपिथेलियम रहता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि ये जो भी सेल है ये बहुत फ्लैट रहता है, सिर्फ बीच में न्यूक्लियस है, इसकी वजह से ये बीच में थोड़े थिक रहेंगे, बट बाकी जगह पे फ्लैट रहता है, ठीक है। अब ये सेल्स ही क्यों ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये सेल की थिकनेस कम होने की वजह से इनके थ्रू अगर मटेरियल पास करना हो तो वहां पे कम से कम ऑब्स्टेकल आएंगे, और ट्रांसपोर्ट जो भी है मटेरियल का वो बहुत इजी होगा। ओके, सो इसीलिए ब्लड कैपिलरीज की वॉल कैसे रहती है, थिन। ओके, अब यहाँ पे जैसे मेंशन किया कि पहले आर्टरीज है, आर्टरी के आर्टेरियोल बनते हैं और उसके बाद कैपिलरीज बनती है। तो ये सभी ज्वाइन होने के बाद इनको अलग नाम क्यों दिया, आर्टरी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्लड आ रहा है ये कौन सा आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी आउट कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये कैपिलरीज जब भी ऑक्सीजन बाकी सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, और आजू बाजू में जितने भी टिश्यू हैं ये सभी टिश्यू अपने वेस्ट मटेरियल और उन सभी वेस्ट मटेरियल के साथ एक्सेस गैस दैट इज CO2, हर सेल के मेटाबॉलिज्म में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब ये जो भी एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल है, गैस इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इस ब्लड में इनकॉर्पोरेट होंगे। सो ये सब एक्सचेंज होने के बाद बाहर जो भी ब्लड जाता है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहेगा क्या, नहीं, ये जो भी ब्लड है ये कौन सा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो कैपिलरीज में जो भी एक्सचेंज होता है उसके बाद जो ब्लड ट्रेवल हो रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऐसे ब्लड को क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड दूसरा वेन्स के एंड आर्टरी के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है, ये तो पहले मेंशन किया है। ओके, सो ये सब जो है ये बेसिक हुआ किसका, सर्कुलेशन के बारे में। अब यहाँ पे ये जो भी ब्लड वेसल की थिकनेस रहती है ये उनके फंक्शन के हिसाब से डिजाइन हुई है। ओके, अब यहाँ पे आर्टरी या आर्टरी जैसे बड़े वाले ब्लड वेसल्स जो रहते हैं जो हार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, सो इनकी वॉल थिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली पंप होता रहता है, ठीक है। सो हार्ट का जो भी कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से ब्लड में प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये जो भी ब्लड प्रेशर है इसको हैंडल करने के लिए आर्टरी की वॉल बहुत थिक होनी चाहिए। ओके, एक्सचेंज के लिए कैपिलरी की वॉल बहुत थिन होनी चाहिए, क्योंकि थिक वॉल रहेंगी तो मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाएगा।
एंड वेन्स की वॉल मॉडरेटली थिक रहती है, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेन्स के थ्रू जो भी ब्लड ट्रेवल हो रहा है वो हार्ट की पंपिंग एक्शन की वजह से नहीं होता। मतलब हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, सो ऑब्वियसली उसके आजू बाजू में जो भी ब्लड वेसल्स रहेंगे, more specifically those artery will have to endure much more pressure than compared with the veins. ओके क्योंकि वेन्स जो है बॉडी में हर जगह पे फैली हुई है, सो ये जो भी फोर्स है वो कंटिन्यू होता जाएगा, बट डायरेक्टली वेन्स को इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वेन्स की वॉल जो रहती है इतनी थिक नहीं रहती। ओके, सो ये हुआ सर्कुलेशन के बारे में। अब यहाँ पे इसके अलावा और आप बेसिक तो हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो तो अपन डिटेल में कोर्स का शुरू होने के बाद देखेंगे। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है सबको पता है कि 4 चेम्बर्ड हार्ट रहता है एंड ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड यानी क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मीनिंग दो तरीके के एनिमल रहेंगे जो सबसे पहले अपने सराउंडिंग के हिसाब से खुद का बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो लिजर्ड जैसी स्पीसीज जो रहती है, लिजर्ड फैमिली में बहुत सारे बाकी भी रेप्टाइल्स है, सो ये जो भी रेप्टाइल्स रहते हैं इसको रेप्टाइल्स एंड उसके बाद कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, लाइक शार्क। सो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है इनको अपन क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म। क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा तो इन सभी एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो है ऑलमोस्ट सभी मैमल्स, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, अपना जो बॉडी एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी हमेशा ट्राई करती रहेगी और उसके लिए एनर्जी खर्च करती है। ओके, सो ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है अपने जैसे उन सभी को अपन क्या कहेंगे? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे ब्लड को अपन ने क्या कहा? एक टिश्यू या एक ऐसी एंटिटी जो सभी सेल्स में या सभी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड का मेन कंटेंट क्या रहता है? वाटर। ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर। अब ये जो भी मैटर है इन सभी में क्या आएगा? प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, फैट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं रहेगा, बहुत कम अमाउंट में। प्रोटीन्स भी किसके फॉर्म में रहता है? फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन या जिसको अपन क्या कहते हैं कॉमनली? एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज, उसके बाद ग्लोबुलिन्स। ठीक है, एंड इसके अलावा बहुत सारे इनएक्टिव प्रोटीन्स रहते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर के लिए जो भी प्रीकर्सर लगता है वो प्रीकर्सर भी ब्लड में प्रेजेंट रहता है। एंड इन सब के अलावा इन सबको अपन कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वो सभी सिंपल मॉलिक्यूल्स जो डाइजेशन के टाइम पे एब्सॉर्ब हुए। ठीक है, सो डाइजेशन के टाइम पे जो भी एब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्सॉर्प्शन होने की वजह से जो भी बायोमोलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हुए हैं ये अलग अलग जगह पे जहां पे जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत रहेगी। सो ये सभी को अपन ने कलेक्टिवली क्या कहा? न्यूट्रिएंट। ओके, एंड इनके अलावा जो पहले मेंशन किया दैट इज हॉर्मोन्स। ठीक है, एंड इन सब के अलावा जो सेल्स रहते हैं, फर्स्ट आरबीसीज एंड WBCs, white blood cells, red blood cells and platelets. ओके, सो ये 3 टाइप के सेल्स रहते हैं। अब इसमें से हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन रहता है। आरबीसी का मेन काम क्या रहेगा? दैट दे कैरी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कैरी करने में कौन हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये इम्यूनिटी जो रहती है वो 2 तरीके की रह सकती है। इनमें से कुछ सेल्स ऐसे रहेंगे जो एंटीबॉडी बनाते हैं, कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जो फीवर जैसे कंडीशन में काम करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे रहेंगे जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे,
या जिसको अपन एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, किसी चीज को डस्ट की एलर्जी रहती है, कभी पोलन ग्रेन की एलर्जी रहती है। सो ये अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जो है ये अलग अलग टाइप ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं, और ये जो भी बैरियर्स है वो कंडीशंस के हिसाब से यूटिलाइज होंगे। जैसे फीवर अपने को जनरली कब क्यों आता है, क्योंकि बॉडी का मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा सेल्स में स्प्रेड हो चुका है, तो एक यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी को लागू हो सके ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होना चाहिए, ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स की वहां पे जरूरत रहती है। इसलिए बॉडी जो रहती है वो अपना टेम्परेचर बढ़ाती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से पैथोजन एक तो मर सके या फिर इनएक्टिव हो सके, तो इसलिए अपना बॉडी टेम्परेचर बुखार के टाइम पे बढ़ता है। ठीक है, सो इस तरीके की बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस रहते हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, सो इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी एक तो बैरियर क्रिएट करके बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंटीबॉडी बना के एक पर्टिकुलर पार्टिकल या एक पर्टिकुलर पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इम्यूनिटी जो ये जो भी इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक भी रह सकती है, जिस केस में ये एंटीबॉडीज बनती है, या ये इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक भी रह सकती है, जैसे बुखार आता है। सो बुखार आना ये कोई टू बी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स हुआ, एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हुआ जो मोस्ट ऑफ द पैथोजन के लिए लागू हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडीज बनना एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। ओके, एंड उसके बाद प्लेटलेट्स, ये वो सेल्स हुए जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट। ओके, अब ब्लड क्लॉट होने की जरूरत क्यों रहती है, क्योंकि अगर कहीं पे भी अपनी बॉडी में कट होता है तो ऑब्वियसली ये जो भी ब्लड है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, इन्फेक्शन या फिर वहां पे सेप्सिस होता है तो फॉरेन पार्टिकल जो वो इजीली एंटर कर पाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कट वहां पे तो ब्लड धीरे धीरे बॉडी से एग्जिट होता जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां पे टेम्पररी ब्लॉकेज क्रिएट करना है। अब ये जो भी टेम्पररी ब्लॉकेज रहता है ये कौन क्रिएट कर रहा है, प्लेटलेट्स। तो ये तीन टाइप के मेन सेल्स रहते हैं जो ब्लड के साथ प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें टिश्यू वाला पार्ट कौन सा है, ये तीन। अब ये तीनों टिश्यू में डिफरेंस क्या रहेगा, साइज, शेप एंड उनका ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें से सभी के सभी सेल्स जो है वो ऑल द टाइम फंक्शनल नहीं रहते हैं। ठीक है, आरबीसी का ये जो भी लाइफ स्पैन रहता है इट इज अराउंड 120 डेज। ओके, डब्ल्यूबीसी में कुछ सेल्स जो रहते हैं वो 3 से 5 दिन के ही लाइफ स्पैन वाले रहते हैं, एंड कुछ सेल्स जो रहते हैं दे हैव लाइफ स्पैन ऑफ 10 years और मोर देन 10 years। ओके, क्योंकि इसमें 5 से 7 टाइप के सेल्स रहते हैं, सो इसमें से एक जो सेल्स रहती है उसका 10 ईयर का लाइफ स्पैन रहता है, और कुछ सेल्स का जो है 3 से 5 दिन का लाइफ स्पैन रहता है। ओके, एंड ये दोनों को अपन क्या कहेंगे, सेल, क्योंकि इन दोनों को डिस्क्राइब करते समय वर्ड कौन सा यूज किया गया है, सेल, आरबीसी यानी कार्पसल्स और सेल। बट प्लेटलेट्स को अपन डायरेक्टली सेल नहीं कह सकते बिकॉज दीज आर फ्रैगमेंट्स ऑफ ए सेल। प्लेटलेट्स जो रहते हैं ये कंप्लीट सेल नहीं रहते। ठीक है, एक तो ये सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है अगर अपन ब्लड टिश्यू का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ये जो भी सेल्स है इसको अपन कंप्लीट सेल नहीं कह सकते। एक मेगाकैरियोसाइट नाम का सेल्स रहता है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस बनते हैं। अब ये जो भी फ्रैक्शंस रहते हैं इस फ्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ओके, सो ब्लड क्लॉट करने में इन्वॉल्व रहेंगे, इनका भी लाइफ स्पैन वैरी करता है। ओके, सो पहले दो क्या हुए, सेल्स। अब इसमें भी डब्ल्यूबीसी ये ही अगर पूरा इसका काउंट तीनों सेल को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी एक ग्रुप है जिसमें एक्चुअली न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि डब्ल्यूबीसी ही एक सेल्स हुए जिसमें एक्चुअली न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आरबीसी जो रहते हैं दे आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द मैमलियन आरबीसी जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इन्यूक्लिएटेड, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ठीक है, लामा एक ऑर्गेनिज्म का नाम हुआ और कैमल तो सबको पता है। सो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में ये दोनों भी मैमल्स है, बट इनमें आरबीसीज जो रहते हैं वो न्यूक्लिएटेड रहती है। ठीक है, अपनी आरबीसीज कैसे दिखती है, अगर अपन साइड व्यू से देखते हैं तो ऐसी बीच में
नैरो रहेंगी और साइड में ब्रॉड रहती है। तो ऐसा शिफ्ट क्यों है? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब फ्लो होता है तो वो अच्छे से फ्लो हो सके, और दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहती, सो बीच वाला पार्ट जो है उतना खाली रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे जो भी जगह रहती है, ये जगह पे क्या डिपॉजिटेड रहेगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो ये जो भी हीमोग्लोबिन है, इसको न्यूक्लियस नहीं रहती तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन जमा होने के लिए वहां पे स्पेस मिलती है। ओके, सो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस रहती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड रहती है, और ये तो कंप्लीट सेल है ही नहीं। ठीक है, इसमें ग्रैन्यूल्स, ये जो भी डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रैन्यूल्स। ओके, सो ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम। ओके, सो जो आपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या क्या जो भी सिग्नल्स रहते हैं, ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए और पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाने की जो सिस्टम रहती है वो, अब यहाँ पे इसको अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज करते हैं जब भी अपन नर्वस सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं। व्हाई? क्योंकि नर्वस सिस्टम वो रहेगी जिसकी वजह से पूरे बॉडी के ऊपर क्या रहता है? कंट्रोल। एंड ये वो सिस्टम रहती है जो सभी ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है। ओके, सो हर ऑर्गन जो रहता है वो अपना अपना काम कैरी आउट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस या जो भी हायर एनिमल्स है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, या जिसको अपन सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, क्योंकि हर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू डेजिग्नेटेड रहता है। ठीक है, फिल्टर वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है तो किडनी है, ठीक है, सर्कुलेशन के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड, देन डाइजेशन, जिसके लिए एक पूरी सिस्टम डेजिग्नेटेड रहेगी। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स रहते हैं। पॉइंट इज कि हर सिस्टम जो रहती है वो अपना अपना काम कैरी आउट कर रही है, बट इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन लाना है, ये कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कौन प्रेजेंट रहता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कौन सी सिस्टम रहती है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट तो सबको पता है, ब्रेन, और ब्रेन में से जो भी नर्व्स बाहर निकल रहे हैं वो। ओके, सो नर्वस सिस्टम को अपन, या ब्रेन की जो सिस्टम है उसको अपन तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएनएस, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस। ओके, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन प्रोसेसिंग पार्ट आएगा, इसमें वो सभी नर्व सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो नर्व सेल्स बॉडी में से जो भी इंपल्स आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनका एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। ये सब काम किसका रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब इसमें दो पार्ट, एक ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो भी टिश्यू का लाइनिंग या रॉ टिश्यू की कॉर्ड रहती है उसको अपन क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। इनका मेन काम क्या रहता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी सिग्नल्स रहेंगे, ये सिग्नल्स को आप, सिग्नल्स यानी क्या? एक सेंसिटाइजेशन, एक सेंसिटाइज रिस्पॉन्स जो ट्रिगर हो रहा है, और ये सेंसिटाइज रिस्पॉन्स ट्रिगर कैसे हो रहा है? फ्रॉम अ स्टिमुला। स्टिमुला यानी ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से अपने बॉडी में कोई ना कोई सिग्नल जो है वो ट्रिगर होता है। अब ये जो भी स्टिमुला रहते हैं जो एक पर्टिकुलर इंपल्स क्रिएट करते हैं, ये एक तो बॉडी के अंदर से भी आ सकता है या बॉडी के बाहर से भी आ सकता है। ठीक है, सो इन सभी को अपन क्या कहते हैं? स्टिमुला। ठीक है, इन सभी को अपन क्या कहेंगे? स्टिमुला। सो इनका इंटीग्रेशन और एनालिसिस करने का काम किसका रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये सभी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किससे आएंगी? वो सभी नर्व्स के थ्रू आएंगी जो अपने बॉडी में स्प्रेड आउट रहेंगे। अब ये जितने भी नर्व्स रहते हैं उनको क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द नर्व्स that comes out
ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स बाहर जा रहे हैं वो सभी के सभी नर्व्स जो रहते हैं उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल पार्ट में एक्सटेंडेड है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो टाइप के नर्व्स रह सकते हैं। एक वो नर्व जो पर्टिकुलरली सिर्फ बाकी बाकी की इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, एंड दूसरे वो नर्व्स जो ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाकी पार्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। ओके, सो इसको एफरेंट एंड इफेरेंट नर्व कहेंगे जो ये काम करते हैं। अब इनके हिसाब अब ये जो भी नर्व्स है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर कंट्रोल रखती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल नोज का मेन का फंक्शन क्या रहता है कि जो भी अपने आजू बाजू में केमिकल या स्मेल प्रेजेंट है उसको सेंस करना। ठीक है, सो ये वन वे स्ट्रीट हुआ जहां पे नेजल एपिथेलियम की टिश्यू जो है वो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा नहीं होता, अपन अपने हिसाब से नाक को हिला नहीं सकते। सो ये जो रिस्पॉन्स है या ये जो स्टिमुला है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा, जब भी अपन हाथ पैर हिला रहे हैं तो ये दो डायरेक्शन हुआ, क्योंकि अगर अपने हाथ को कुछ होता है तो वो सेंसेशन जो है वो ब्रेन की तरफ जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम बाकी दूसरे जो नर्व्स रहते हैं वो ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हाथ की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से अपन पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इसको अपन दो डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो रहती है जो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स या इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगी, एंड सोमैटिक वो जो वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्टिविटी यानी क्या, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में अपन अपने हिसाब से खुद को फूड डाइजेस्ट करना है ट्रिगर कर सकते हैं क्या? नहीं। सो ये सभी चीजें जो है वो इनवॉलेंटरी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, हार्ट अपने आप बीट हो रहा है, अपन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते कि अपनी इच्छा है तो अपन हार्ट बीट कम करेंगे या अपनी इच्छा है तो हार्ट बीट ज्यादा करेंगे। डाइजेशन जो है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। सो ये सभी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हुए जिसके ऊपर अपने विल पावर का कंट्रोल नहीं रहता या अपने हिसाब से ये नहीं चलती, इसीलिए ये सबको क्या बोला है, इनवॉलेंटरी। सो इनवॉलेंटरी पार्ट को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम किसका रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो नर्व्स जो इनवॉलेंटरी एक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो नर्व जो सोमैटिक यानी वॉलेंटरी एक्शन, जैसे अपन हाथ पैर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं। सो यहाँ पे इवन वर्ड्स बाहर निकालने के लिए जो भी मसल्स वहां पे इन्वॉल्व है, ये सभी मसल्स जो है वो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है। ओके, सो इसके लिए जो सिस्टम रहती है वो वही सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये नर्वस सिस्टम के बारे में हुआ। अब इसमें सबसे बेसिक चीज नर्व एंड नर्वस टिश्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, ये ऐसा हेड या फिर साइटॉन रहेगा, उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन जो है वो एंड में ब्रांच करते हैं, और ये जो भी एक्सॉन्स है ये बाकी दूसरे इससे कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो इस तरीके का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है। यहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगी, न्यूक्लियस। ठीक है, ये हेड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साइटॉन और सेल बॉडी। ठीक है, ये पार्ट को क्या कहते हैं, एक्सॉन, एंड ये हो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्बोराइजेशन। और एक्सॉन टर्मिनल। ओके, एंड इसके अलावा यहां पे भी बहुत सारे ब्रांच आउट होते हैं जिसको क्या कहेंगे, डेंड्राइट। ठीक है, इनको और इनको मिला के न्यूराइट्स भी कहते हैं। ये बेसिक ये जो तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, साइटॉन, एक्सॉन एंड एक्सॉन के टर्मिनल या फिर डेंड्राइट या न्यूराइट्स। जब ये तीनों चीजें मिलती है तभी अपन उस चीज को क्या कहेंगे, एक नर्व सेल और न्यूरॉन
जब वर्ड नर्व सेल यूज होता है इसका मीनिंग क्या है कि ये तीनों चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अगर सिर्फ नर्व वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, न्यूरॉन नहीं, सिर्फ और सिर्फ नर्व, ओके, ये बहुत अलग चीज हुई। बहुत अलग चीज यानी यहाँ पे तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं रहेंगी। नर्व यानी वो कॉर्ड हुआ जहां पे एक से ज्यादा न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो रहते हैं वो मिलते हैं और उसकी वजह से एक कॉर्ड क्रिएट होता है। जैसे वायर, वायर में इंसुलेशन के अंदर बहुत सारे कॉपर के वायर जो रहते हैं वो ट्विस्टेड रहते हैं, तो ये बहुत सारे वायर मिलके एक कॉर्ड बन रही है। तो वैसे ही बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन हुआ, ये इसके डेंड्राइट्स वगैरह और इसका हेड, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन, थर्ड, फोर्थ, ओके। सो यहां पे ये जो भी न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे के एक्सॉन्स को मिला के कॉर्ड बनती है। सो ये जो भी कॉर्ड है उसको क्या कहेंगे, नर्व, ठीक है। और न्यूरॉन किसको कहते हैं, पूरा सेल जहां पे हेड, एक्सॉन और डेंड्रॉइड ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है। सो ये पूरे सेल को नर्व सेल या न्यूरॉन कहेंगे और इस चीज को नर्व कहेंगे। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स जो भी रहते हैं वो भी दो टाइप के रह सकते हैं। कुछ न्यूरॉन्स जो रहते हैं उनके अराउंड एक फैट की शीट रहती है, और ये जो भी फैट की शीट है इस शीट को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। और इन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। सो एक्सॉन के साथ ये एक्स्ट्रा फैट की शीट प्रेजेंट रहेंगी, एंड ये न्यूरॉन्स जो रहते हैं ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। सो ऐसे जो फैट शीट वाले न्यूरॉन्स है इनको क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये जो भी शीट है इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीट, ठीक है, जो किससे बनती है, फैट से। एक्चुअली ब्रेन सबसे फैटीएस्ट ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पे इन सभी न्यूरॉन्स की वजह से फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे एक अगर अपन सिर्फ ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पे ऑलमोस्ट अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या ठीक है। सो अपना ब्रेन जो है वह इट इज एक्चुअली द फैटीएस्ट ऑर्गन क्योंकि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो अपने ब्रेन में टोटल 86 या कुछ बुक्स में 100 बिलियन न्यूरॉन्स भी दिखाया। सो इतने न्यूरॉन्स जो रहते हैं ये सब मिलके अपना ब्रेन बनता है, ठीक है। एंड जिसका होल एंड सोल फंक्शनिंग क्या रहता है, हर ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है अपना काम प्ले करती है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि वर्ड अगर नर्व सेल वर्ड यूज होता है और या नर्व वर्ड यूज होता है उसकी वजह से वहां पे डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, सो ये जो है इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, और इससे पहले जो बिना फैट शीट के बताए थे उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक माइलिनेटेड एंड दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, अब ये जो टर्मिनल पार्ट रहता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेंड्रॉइड्स रहेंगे, ओके। सो यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का हेड प्रेजेंट रहता है या साइटोन प्रेजेंट रहेगा जिसके साथ ये डेंड्रॉइड्स जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करता है। तो इसी तरह एंड टू एंड ये जो भी न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे अपन कोई नई चीज सीखते हैं वैसे वैसे ये जो भी न्यूरॉन्स है ये नए नए पाथवेज बनाते जाएंगे। सो एक न्यूरॉन्स जो रहता है ये ऑन एन एवरेज वन न्यूरॉन कैन बी एसोसिएटेड विद 25,000 अदर न्यूरॉन। ओके, सो बहुत एक न्यूरॉन जो रहता है बहुत अलग अलग न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड रह सकता है और जिसकी कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं रहती, ये नए कनेक्शन बनेंगे और उससे ज्यादा नहीं बनते। सो ये जो भी कनेक्शन रहते हैं जनरली अनलिमिटेड बनते हैं, और ये कनेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस मतलब जो भी अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस हिसाब से नए नए न्यूरल पाथवेज बनते रहते हैं। अब ये जो भी न्यूरल पाथवेज है ये कब तक टिकेंगे, ये ऑल द टाइम नहीं रहेंगे।
समझे, कोई तो भी अपन ने एक्टिविटी सीखी या कोई तो भी गिटार बजाना सीख लिया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब आप लर्न कर रहे हैं तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, उनमें कनेक्शन या पाथवे क्रिएट होगा। अब ये पाथवे कब तक टिका रहेगा, जब तक अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट के बाद अगर अपन ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, ठीक है, सो फिर से अपन वो पाथवेज जो रहता है वो वैसा का वैसा ही नहीं रहेगा। धीरे 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 वो जो भी कनेक्शन वहां पे बने थे वो लूज हो जाएंगे। इसीलिए ये जो भी एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग हो या गाड़ी चलाना हो या स्विमिंग हो या ये जो भी एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज अपने को कब तक याद रहेंगी, जब अपन कंसिस्टेंटली रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। अगर अपन ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया या बहुत साल हो गए कुछ इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं की, धीरे धीरे वो चीजें अपन भूलते जाएंगे क्योंकि वो कनेक्शन जो रहते हैं धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। ओके, सो ये हुआ न्यूरॉन्स के बारे में और वो कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे जब भी अपन वर्ड यूज करते हैं कि यहाँ पे सिग्नल पास हो रहा है, सिग्नल पास हो रहा है, तो सिग्नल यानी क्या, सिग्नल के लिए अपन टेक्निकल टर्म कौन सी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, सिग्नल यानी क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्चुअली इट इज करंट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, so ये इलेक्ट्रिक करंट है। सो जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ओके, अब यहाँ पे जब भी कोई न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट होते समय अगर ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन रहेगा तो सिग्नल इस कोई तो कनेक्शन के थ्रू पूरे एक्सॉन में ट्रेवल करेगा और वो पर्टिकुलर टिश्यू में इंटरवीन करेगा जिस टिश्यू में एक्टिविटी करनी है। तो ये जो कोई भी पाथवे, ये पाथवे के थ्रू यहाँ पे क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, अब ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में बताया। अगर वो न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो करंट जो है वो डायरेक्टली एक्सॉन्स के थ्रू पूरे थ्रू आउट लेंथ नहीं जाता, इट एक्चुअली जंप्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ओके, तो इस तरीके से सिग्नल जंप होता है। तो इसकी वजह से ये नोड प्रेजेंट रहने की वजह से, किसमें, माइलिनेटेड शीथ में ये जो भी नोड प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से करंट जो है वो हर नोड के बाद जंप करता है, जिसकी वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो कैसा रहेगा, फास्टर। ठीक है, एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्लोअर एज कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि नॉन माइलिनेटेड में पूरे लेंथ के थ्रू ट्रैवल करना पड़ रहा है, माइलिनेटेड में डायरेक्टली नोड टू नोड जंप होता है। सो ये जो भी न्यूरॉन्स रहते हैं ये ज्यादा फास्टर रहते हैं अपनी एक्टिविटी में या ट्रांसमिशन में एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, अब यहाँ पे कोई भी सिग्नल जो रहता है वो एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगा या फिर केमिकल के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ओके, अगर केमिकल के फॉर्म में ट्रैवल करना हो तो यहाँ पे ये जो एंड है, ये एंड में केमिकल रिलीज होगा और उसके बाद नया जो डेंड्रॉन है ये उस केमिकल को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट जो भी काम है वहां पे अगर उसका इंटरप्रिटेशन करना हो या नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करना हो, वो फंक्शन कैरी आउट होगा। ओके, बट एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी कनेक्शन बताया, ठीक है, ये एंड में जो भी कनेक्शन बताया, यहाँ पे फिजिकली कोई दो न्यूरॉन कभी एक दूसरे से चिपके नहीं रहते। ठीक है, उसमें हमेशा एक गैप रहती है और ये जो भी चीज है इसको क्या कहते हैं, सिनैप्स। इसको क्या कहते हैं, सिनैप्स। सो फॉर एग्जांपल ये इसको अगर बिगर पिक्चर में देखते हैं, सो ये एंड रहेगा, ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स का एंड या टर्मिनल आर्बोराइजेशन का एंड, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और उसके सामने नेक्स्ट न्यूरॉन का ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एंड जो यहाँ पे बताया, ये दोनों फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड, जो एक मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, अगर करंट पास होना हो तो वहां पे भी मीडियम चाहिए, अगर केमिकल ट्रांसमिट करना हो तो वहां पे भी मीडियम चाहिए। सो यहाँ पे ऐसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, जो केमिकल का मेन फंक्शन क्या रहता है, अगर करंट यहाँ से पास हो रहा है तो प्रॉपरली पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और दो सिग्नल या दो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए इसलिए। ठीक है, नहीं तो अपन खाना खा रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो निवाला जो है नाक में चला जाएगा।
सो ये जो भी एक्टिविटी है, एक ही टाइम पे अपन मल्टीपल फंक्शन प्रॉपरली क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स जो है वो मिक्स नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे कहते हैं। ओके, सो ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी फ्लूइड रहता है, ये हर सिग्नल के टाइम पे नया फ्लूइड वहां पे इनकॉर्पोरेट होता है। ओके, हर सिग्नल पास करते टाइम पे यहाँ पे नया फ्लूइड जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, जिसकी वजह से दो सिग्नल जो है वो मिक्स होके दो अलग अलग ऑर्गन में नहीं जाते हैं। ओके, सो ये सब किसके बारे में हुआ, नर्वस सिस्टम के बारे में।